बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यानी कि हम जितनी भी नॉलेज सीखते हैं, जितनी भी हम थ्योरेटिकल नॉलेज सीखते हैं, जितनी भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते हैं, प्रैक्टिसेस जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, स्किल्स हम सीखते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कैसे अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हम मेडिकल सर्जिकल यूनिट में हैं तो हम अपनी नॉलेज को, अपनी थ्योरी को जो है ना वो प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करेंगे। जो हमने प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे हैं उसको हम अपने पेशेंट्स पर और अपने जितने भी हमारे रिलेटेड हमारे रोल हैं उसमें हम किस तरीके से उनको अप्लाई करेंगे। चाहे हम वहाँ पर एज आ एजुकेटर काम कर रहे हैं या एज आ एडवोकेटर काम कर रहे हैं, केयर गिवर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक इन चीज़ों पर बेस करता है। आज के ऑब्जेक्टिव्स में हम ये सीखेंगे कि नॉलेज इंटीग्रेशन होती क्या है, उसमें फिर बेसिक नॉलेज कौन सी होती है, क्लिनिकल नॉलेज कौन सी होती है, नर्सिंग साइंसेस क्या होती है। क्लिनिकल नॉलेज और बेसिक नॉलेज, इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन हमारे पास जो नर्सिंग साइंसेज है, यानी कि वो मेडिकल की नॉलेज जो कि हम नर्सिंग प्रोफेशन में सीखते हैं, जो कि हम इस 4 साल डिग्री में सीखते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी स्क्रीन पर आपको ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज की। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिलाना। अब इन चीज़ों का मकसद क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बहुत से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन डिफरेंट चीज़ों का हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक मजमुआ बनाते हैं। और वो किस चीज़ का मजमुआ है? अभी हम किस चीज़ के मजमुए की बात कर रहे हैं, वो है नॉलेज की। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड नॉलेज हमारे पास बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस और नर्सिंग साइंसेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप लोग एमसीक्यूज भी नोट कर लें। अच्छा, अब हम बार बार बात करते हैं कि हम जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम पेशेंट्स को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच को हम जो है ना वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट केयर होती है वो पेशेंट सेंटर केयर होती है, और उसमें हम वो तमाम चीज़ें जो है, जो पेशेंट की प्रायोरिटी होती है, उस बेस पर हम पेशेंट के लिए जो है ना वो केयर जो है वो उनको लिए प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उनकी प्रिवेंशन में है, चाहे वो उनकी ट्रीटमेंट में है। पेशेंट सेंटर केयर और होलिस्टिक अप्रोच, ये दोनों चीज़ें हमने इससे पहले टॉपिक में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। तो इसमें हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे, डिटेल में लेक्चर आप इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ लें, देन आप इस सेकंड लेक्चर पर आ जाएं। अच्छा, अब हमने ये वाली बात तो कर ली कि बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस और नर्सिंग साइंसेस, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम इंटीग्रेटेड नॉलेज कहते हैं। और यही इंटीग्रेटेड नॉलेज जो कि तीन चीज़ों के मजमूए से, कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, इसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि ये जो तीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि हम इन तीनों चीज़ों को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में किस तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक साइंसेस की। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। मींस एनाटॉमी का ये है कि स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस। इसमें हम 11 के 11 बॉडी सिस्टम्स जो है वो कवर करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक साइंसेज है। इसके अलावा हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी के बारे में सीखते हैं। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जिसमें हम डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में सीखते हैं। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। यानी कि ये तमाम वो सब्जेक्ट है जो कि हमारे 4 साल डिग्री या जितना भी बीएसएन का जितना भी ड्यूरेशन होता है, चाहे वो डिप्लोमे का है, चाहे वो डिग्री का है, उन सब में हम ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें बेसिक साइंसेस की तरह जो है वो हमारे लिए काम करते हैं, जिसमें हम बेसिक नॉलेज सीखते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइंसेज है।
अब क्लिनिकल साइंसेस बेसिकली हमें जो है ना वो क्लिनिकल साइड पे लेकर जाती है। इसमें हम वो टर्म सीखते हैं, इसमें हम वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वो प्रिवेंटिव ऑप्शंस हम सीखते हैं जो कि हम अपने क्लिनिकल सेटिंग्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी का वर्ड हम सीखते हैं डिजीज़ के लिए, फिर हम पैथोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। पैथोलॉजी क्या होती है कि जब हम किसी भी डिजीज़ को स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम मेडिसिन के बारे में सीखते हैं। अच्छा, मेडिसिन और ड्रग का क्या फ़र्क होता है? ड्रग जो है वो हमारे पास जो है, हम किसी भी केमिकल प्रोसेस को, किसी भी केमिकल को हम ड्रग कह सकते हैं। लेकिन जब वही ड्रग हमारे पास एक प्रॉपर डोसेज में आए, एक प्रॉपर अमाउंट हो, एक प्रॉपर डोज हो, उसका एक प्रॉपर रूट हो, तो फिर वो कहलाती है मेडिसिन। इसको बाकायदा तौर पर पैक किया जाता है फैक्ट्रीज में फिर जो है वो फार्मेसीज और डिफरेंट फार्मेसीज से, टर्शरी से सेकेंडरी केयर, प्राइमरी केयर, इन सब को वो मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेसिकली हम क्लिनिकल साइंसेज में मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, सर्जरीज के बारे में सीखते हैं, और उन डिजीज़ के बारे में जिन डिजीज़ की वजह से सर्जरी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अपेंडेक्टमी किसी को हो जाती है, या कोई ट्रामा काज हो जाता है जिसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होती है। तो ये बेसिकली हम उन डिजीज़ के बारे में क्लिनिकल साइंसेज में सीखते हैं जिनकी मैनेजमेंट हम सर्जरी के ज़रिए करते हैं। इसके अलावा हम क्लिनिकल सेटअप पे हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं, लैब टेस्ट हो गए, डिफरेंट टेस्ट हैं हमारे पास, जैसे सीबीसी है, सीआरपी है, एलएफटीज है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये वो लैब टेस्ट होते हैं, या वो इमेजिंग इमेजिंग में हमारे पास एक्सरेज आ जाती हैं, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, एमआरआई आ जाता है, सीटी स्कैन। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्लिनिकल साइंसेज होती हैं और उनको फिर हम नर्सिंग में यूज़ करते हैं। क्लिनिकल सेटअप्स पे अगर हम हॉस्पिटल्स पे जाते हैं, हम क्लिनिक्स पे जाते हैं, किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो ये क्लिनिकल साइंसेज की नॉलेज हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। देन थर्ड नॉलेज हमारे पास आती है नर्सिंग साइंसेज। अब बेसिक और क्लिनिकल साइंसेज तो हमने सीख लिया। नर्सिंग साइंसेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर रहते हुए जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन सब की नॉलेज को जो फिर हम नर्सिंग साइंसेज कहते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले सिखाया जाता है नर्सिंग प्रोसेस 5 स्टेप्स से मिलकर बना हुआ। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम एक पेशेंट के एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले उसको असेस करते हैं, फिर उस हिस्ट्री पर जो है, जो हमने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा लिया होता है, उस पर फिर हम डायग्नोज बनाते हैं। फिर उन डायग्नोज को जहन में रखते हुए प्रायोरिटी बेस्ड पर हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद उन गोल्स को जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरवेंशंस, एंड देन हम इवाल्वेशन करते हैं। इवाल्वेशन में हमें पता चलता है कि जो हमने जिस मकसद के लिए जो हमने असेसमेंट किया था, डायग्नोसिस किया था, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ साथ हम पेशेंट असेसमेंट स्किल्स हम सीखते हैं, डायग्नोसिस लिखना हम सीखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट केयर प्लानिंग्स, एवाल्वेशंस हो गई, पेशेंट को एजुकेशन या काउंसलिंग। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके साथ आप फेमिलियर होते हो, जो कि आपको नर्सिंग प्रोफेशन में सिखाई जाती है कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। आपने एज अ स्टूडेंट भी इन सब को सीखना होता है, फिर आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी आप जो है जाते हो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में, और वहाँ पर आप इन नॉलेज को अप्लाई करते हो। और सिर्फ ये वाली नॉलेज नहीं, बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस और नर्सिंग साइंसेस के कॉम्बिनेशन को, जिसको हम एज अ होल इंटीग्रेटेड नॉलेज कहते हैं, इसको फिर आप हेल्थ केयर सेटिंग में अप्लाई करते हो। अभी बात करते हैं कि अभी जो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, तो अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्यों ज़रूरी है, और ये हमें किस तरीके से जो है ना ये हमारी मदद करती है। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन जो है, जो पर्सन इंटीग्रेशन में माहिर हो जाता है, यानी कि वो बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस और नर्सिंग साइंसेस, इन तीनों की नॉलेज को कंबाइन करते हुए उसको अपने जहन में बिठा लेता है, उसको सीख लेता है, तो उसको फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या फ़ायदा होता है।
پھر وہ ڈیزیز کو پیتھوفیزیولوجی سے سمجھ جاتا ہے۔ پیتھوفیزیولوجی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس باڈی میں کوئی بھی ڈیزیز انٹر ہوتی ہے، کوئی بھی آؤٹ سائڈر چاہے وہ بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، جو بھی آؤٹ سائڈر ہے وہ باڈی میں انویٹ کر جاتا ہے، وہ اپنی کالونیز بنا لیتا ہے، ڈیزیز کاز کر لیتا ہے، تو اس سے باڈی کی جو اپنی فزیولوجی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو انٹیگریشن ہے یہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ڈیزیز کو جو ہے نا پیتھوفیزیولوجی سے ہی سمجھ سکیں۔ دوسرا، جب آپ انٹیگریٹڈ نالج سیکھ جاتے ہو تو اس سے آپ کی کلینکل سکلز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، پھر آپ سائن اینڈ سمٹمز کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہو، لیب ریزلٹس کو آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں نرسنگ سائنسز بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ نرسنگ انٹرونشنز کو بھی پلان کر سکتے ہو، میڈیکیشن پرووائڈ کر سکتے ہو، اس کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہو، پیشنٹس کی کنڈیشن کو مانیٹر کر سکتے ہو، اس کے جو آؤٹ کمز ہے اس کو ایوالویٹ کر سکتے ہو ایز اے فارم آف نرسنگ پروسیس۔ تو یہ بیسیکلی انٹیگریٹو نالج آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی مدد کرتی ہے، چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ہر طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کی مدد کرتی ہے۔ ابھی ہم کچھ ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے ایگزامپلس پڑھیں گے، اور پھر ان ایگزامپل کو پھر جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں انٹیگریٹو نالج کی، بیسک سائنسز، کلینکل سائنسز اور نرسنگ سائنسز، اس کی روشنی میں پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو کیس 1 ہے، یعنی کہ جو ایگزامپل 1 ہے، وہ ہے مایوکارڈیل انفارکشن، عام زبان میں اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم بیسک سائنسز کی زبان میں کیا کہیں گے کہ بیسک سائنسز میں ہم نارمل اناٹمی اینڈ فزیولوجی پڑھتے ہیں، تو اس کی نظر میں مایوکارڈیل انفیکشن کیا ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے تینوں نظریے سے اپنے جو کیس ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم بیسک سائنسز کی روح سے ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کورونری آرٹریز جو کہ ہارٹ کی مین آرٹریز ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، پھر ان بلاکیج کی وجہ سے آکسیجن سپلائی جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، وہ پارشل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مایوکارڈیل انفیکشن یا ہارٹ اٹیک کاز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بیسک سائنسز، جس میں ہم نے نارمل اناٹمی اینڈ فزیولوجی بتائی۔ اب ہم کلینکل سیٹنگ پہ بتائیں گے۔ کلینکل سیٹنگز پہ کیا ہوگا کہ ہم نے لیب انویسٹیگیشنز کی ہوں گی، امیجنگ کیا ہوگا، تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ای سی جی جو ہے، جو ہمارے پاس الیکٹروکارڈیوگراف ہے، وہ اس میں چینجز آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لیب ٹیسٹ دیکھیں تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ٹروپونین لیول جو ہے وہ ایلیویٹ کر جاتا ہے، تو جب ہم لیب ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹروپونین کا لیول بھی ہائی ہے اور ای سی جی بھی چینج ہے، تو اٹ مینس کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا کلینکل سائنسز پہ ایک ڈیزیز کو سمجھنا۔ اچھا، اب ہم نرسنگ سائنسز پہ، اب نرسنگ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کا وائٹل سائنس لینا ہے۔ وائٹل سائنس میں ہمیں باڈی کا یہ ایک انڈیکیٹر کی طرح کام کرتے ہیں، باڈی کی فزیولوجی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے باڈی کیسے چل رہی ہے، کمپلیکیشن کی طرف تو نہیں جا رہی، نارمل ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمیں نرسنگ سائنسز بتاتا ہے، جس میں ہم وائٹل سائنس مانیٹر کرتے ہیں، آکسیجن ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ٹاپک میں بتایا تھا کہ جب آکسیجنیشن ڈراپ کرتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ آکسیجن کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے میں پیشنٹ کو مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے نیزل کینولا ہم یوز کریں، آکسیجن ماسک یوز کریں، وینٹیلیٹر یوز کریں، لیکن ہم نے آکسیجن کو ایڈمنسٹر کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پین کو بھی ریلیف کریں گے، اگر اس کو کوئی پین ہے اس کو بھی ہم ریلیف کریں گے۔ پین ہمارے پاس دو طریقوں سے ریلیو ہوتا تھا، یا فارماکولوجیکل مینجمنٹ یا نان فارماکولوجیکل مینجمنٹ۔ تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، ان تینوں چیزوں کی نالج کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے ہم اپنے اس پیشنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ہولسٹک اپروچ پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو یہ بیماری ہے یہ ریزالو ہو سکے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک پیشنٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ پوسٹ آپریٹو پیشنٹ ہے، ابھی ابھی اس کی سرجری ہوئی ہے، تو بیسک سائنسز کی روح سے ہم دیکھیں گے کہ ٹیشوز کے ہیلنگ پروسیس کو ہم دیکھیں گے۔ کلینکل سائنسز میں ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ابھی ہم نے سرجیکل سائٹ کو بار بار ایسیس کرنا ہوگا کہ کہیں اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، کہیں کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہے، تو یہ بیسیکلی ہوگا کلینکل سیٹ اپ پہ۔ اب نرسنگ سائنس ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ نے وونڈ اسسمنٹ کرنی ہے،
बार बार सर्जिकल साइट को चेक करना है, पेशेंट के पेन को मैनेज करना है और अर्ली मोबिलाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको ट्राई-एज सिस्टम की मिसाल दी थी कि ट्राई-एज सिस्टम टर्शरी केयर पर एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर एक पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग उसको कलर्स प्रोवाइड करता है और उन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है कि कितना डिले करना है, कितना नहीं करना। तो ये बेसिकली हमें नर्सिंग साइंसेस प्रोवाइड करती है। तो अगर हमारे पास ये तीनों नॉलेज होंगी तो यही हमारी इंटीग्रेटिव नॉलेज होगी। इससे हम अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको कॉम्प्लिकेशन से महफूज कर सकते हैं, जैसे डीवीटी हो गया, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या नमूनिया या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है जो कि हमारी लापरवाही की वजह से होगी। और लापरवाही हमारी क्यों होगी कि हमारे बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस और नर्सिंग साइंसेस, इन तीनों की नॉलेज की कॉम्बिनेशन हमें नहीं पता होगी या इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो हमारे जो पेशेंट है उसको हम होलिस्टिक केयर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे और वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का इंटीग्रेशन में क्या रोल है। अब क्रिटिकल थिंकिंग तो हम बार बार अपने तकरीबन हर लेक्चर में ये लफ्ज़ बार बार हमारे सामने आता है। क्रिटिकल थिंकिंग नर्सिंग प्रोफेशन में एक अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अभी हम चूँकि इंटीग्रेटिव नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग के रोल के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन हमें बेसिकली बताती है कि आपने अपने पेशेंट डेटा को किस तरीके से एनालाइज करना है, बेसिक साइंसेस की रूह से, क्लिनिकल साइंसेस की रूह से और नर्सिंग साइंसेस की रूह से। तो ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग ही है जो कि हमारी मदद करती है, जिसकी वजह से हम पेशेंट के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उनके बारे में असेसमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। और वो डिसीजंस एविडेंस बेस्ड होंगी क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होंगी, हमारे पास लैब टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी, इमेजिंग रिपोर्ट्स होंगी, असेसमेंट डेटा होगा, पेशेंट की हिस्ट्री होगी। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास वो एविडेंस है जिसके बेस पर हम अपने पेशेंट्स के लिए डिसीजंस कर सकते हैं। और ये किस वजह से होगा? क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए होगा। इसके अलावा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को ही यूज़ करते हुए हम अपने पेशेंट को जो है ना वो बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग का इंटीग्रेशन में एक बहुत ही अहम किरदार है। अच्छा, अभी अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की और इंटीग्रेटिव नॉलेज की बात करें बीएसएन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बेसिकली क्या होता है? अब ये ज़रूरी क्यों है? इसमें बेसिक साइंसेस शामिल हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगी, उनकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। सेकंड, इसमें क्लिनिकल साइंसेस के नॉलेज शामिल हैं। तो ये क्या करेंगी? ये उनको क्लिनिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी, ये उनको क्लिनिकली कॉम्पिटेंट बनाएगी, उनको हॉस्पिटल से रिलेटेड हर तरह के स्किल्स आएंगे, उनके हर तरीके से उनके जो है वो प्रैक्टिस बिल्कुल कंप्लीट होगी और वो मज़ीद आगे जो है वो टर्शरी केयर पे आगे जो है फॉरेन लेवल पर वो अपने स्किल्स को जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। फिर थर्ड, इसमें नर्सिंग साइंसेस शामिल हैं। अब नर्सिंग साइंसेस उनको ये फ़ायदा देगी क्योंकि वो चूँकि डिग्री कर रहे हैं, बीएसएन डिग्री कर रहे हैं, नर्सिंग डिप्लोमास कर रहे हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगा क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसी प्रोफेशन की उनको उनकी ड्यूटीज़ पता होंगी कि मैं एज अ नर्स हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लिनिकल लेवल पर क्या करूँगा, मैं टर्शरी लेवल पर मैं किसी भी हेल्थ केयर में जब हूँगा तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा। तो ये बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर लिहाज से जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, जब एक स्टूडेंट के पास इंटीग्रेटिव नॉलेज होगा तो वो पेशेंट को इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करेगा, जिससे वो जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी इम्प्रूव होगी। जब वो अपने आप को इस कदर कॉम्पिटेंट बनाएगा तो इसकी वजह से उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी और क्लिनिकल सेटिंग में उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होंगे। अब कॉन्फिडेंस क्यों होगा? अगर उसको सब कुछ आता होगा, उसके पास नॉलेज होगी, तो वो हर चीज़ में आगे होगा, हर एक चीज़ की तरफ वो हाथ बढ़ाएगा, तो वो उसकी क्यूरोसिटी होगी कि वो हर चीज़ को सीखे। लेकिन स्टूडेंट के जब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर जब वो आगे जाएगा तो वो डिसहार्ट होगा, वो इनसिक्योर हो जाएगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, जबकि ये उसकी गलती नहीं होगी, उसने इंटीग्रेटिव नॉलेज नहीं सीखा होगा।
ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس BSN اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ انٹیگریٹو نالج کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ وہ آگے جا کر وہ ڈفرینٹ یونٹس میں کام کرتے ہیں، ان کے کلینکل ایکسپرٹیز بھی سامنے آتی ہیں، ان کی تھیوری بھی جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے، جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی تھیوری آتی ہے، کتنی پریکٹس وہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے پاس ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اچھا، ایٹ دی اینڈ یعنی کہ کنکلوژن میں اگر ہم بات کریں تو یہ تمام ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، جس میں ہم نے سیکھا کہ انٹیگریٹڈ نالج جو ہے یہ میڈیکل سرجیکل نرسنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، چونکہ اس میں 3 چیزوں کی کمبینیشن ہے: بیسک، کلینکل اور نرسنگ سائنسز۔ تو یہ ان تینوں چیزوں میں کیا ہوگا کہ ایک نرس کو یہ اتنا کمپیٹنٹ بناتی ہے، یہ انٹیگریٹڈ نالج، کہ یہ وہ نرس جو ہے وہ تھیوریٹیکل بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کی تھیوری بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور اس کے کلینکل پریکٹس بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک نرس کی تھیوری اینڈ کلینکل پریکٹس اسٹرانگ ہوتی ہے تو تبھی وہ اپنے پیشنٹ کو ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے، ایک ہولسٹک کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔